प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 14 जिसका नाम है लोकगीत। तो देखिएगा, पढ़ते हैं इसको और उसके बाद देखिएगा इस तरह से ये पूरा आपके सामने जो आपकी किताब है, पाठ्य पुस्तक है, वहाँ आप देख रहे होंगे और इसके जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। चलिएगा इस पूरे पाठ को पढ़ते हैं अच्छे से, देखिएगा। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और संजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने विभिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी बन गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे ये सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। बात करते हैं आगे। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इसे गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने
आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाने के समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो बारह मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यान जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो चलिएगा, हमने यहाँ पर लोक गीतों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। चलिए इसके बाद जो है हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए वो एक PDF के माध्यम से हम देख लेते हैं। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। तो देखिएगा, प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में उनकी लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनकी भाषा जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्योहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले छेड़छाड़ भरे गीत, पनघट व नदियों के किनारे, खेतों में गाए जाने वाले आदि स्त्रियों के कुछ खास गीत हैं। अगला प्रश्न देखिए, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो देखिएगा, लोकगीतों की अपनी कई विशेषताएं हैं। पहली, लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपनी मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। इनके साथ साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ये सहज और सरल गीत होते हैं। इनके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ये क्षेत्रीय या आम बोलचाल के भाषा में गाए जाते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। पर सारे देश के डैश 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 यहाँ पर अपने अपने विद्यापति हैं। तो इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो देखिएगा, कवि विद्यापति बहुत
प्रसिद्ध कवि हैं और उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो देखिएगा, जो विद्यापति हैं वही कवि है और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। आज भी विद्यापति के गीत पूरब में हमें सुनने के लिए मिल जाते हैं, पर सारे देश के डैश 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 बीच में जो भी वाक्य रहा, अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य को लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अपने इलाके में जो लोग इस तरह के लोकगीतों की रचना करते हैं वे विद्यापति के समान हैं, यानी वे अपने अपने एरिया के, अपने अपने क्षेत्रों के खुद जो है वो कवि हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार कर लिखिएगा। तो देखिएगा, लोकगीत और लोक नृत्य गांवों या कबीलों में ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी लोग अपने अपने गांवों के लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों का उन पर क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो ये आप खुद कर सकते हैं कि किस तरह से अब जो है प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आगे कुछ अन्य प्रश्न हैं। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाइए। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो देखिएगा, हम कुछ जो उत्तर के रूप में जो कुछ शब्द बना सकते हैं, जैसे लोकप्रिय, लोकमंच, लोकवाद्य, लोकहित, लोकतंत्र। लोकप्रिय का मतलब मुंबई सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियों के लिए लोकप्रिय है, जैसे कोई भी हमने वाक्य बना दिया। लोकमंच कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए उपयुक्त माध्यम है। तो इस तरह से हम जो है इन सभी शब्दों से संबंधित जो है वाक्य भी बना सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन में सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र। तो इकतारा यानी एक तार से बजने वाला वाद्य यंत्र होता है। सरपंच यानी पंचों का प्रमुख हम जानते हैं। चारपाई यानी खाट जिसे बोलते हैं। सप्तऋषि होता है तारागण यानी 7 ऋषियों का जो समूह होता है तारों का। अठन्नी जो 50 पैसे का सिक्का होता है उसे अठन्नी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं तिराहा। यह 3 रास्तों जहाँ 3 रास्ते मिलते हों, दोपहर जब दोपहर बीत गए हों यानी मध्याह्न, 6 माही 6 महीने में होने वाला, और नवरात्र 9 रातों का समूह। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए यहाँ जो है कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं। ये झांसी की रानी में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा में भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो आप स्वयं कर सकते हैं, ये स्वयं करने का प्रश्न है, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिएगा, इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है और अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।